जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चोल साम्राज्य के एक और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। यह डे तीसरा है। इससे पहले की 2 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि चोल प्रशासन जो था वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, जिसमें कि अंतिम जो पार्ट था उसे ग्रामीण प्रशासन या क्षेत्रीय प्रशासन कहते थे। और एक ग्रामीण प्रशासन को 30 वार्ड्स में बांटा जाता था और प्रत्येक का एक प्रमुख होता था। यहाँ पर दिए समिति के सदस्य की योग्यता क्या होती थी, मतलब जो चोल प्रशासन में समिति होती थी उसके जो सदस्य बनाए जाते थे उसकी योग्यता क्या थी, और चोल से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो पहला पॉइंट दिया है, सदस्य 35 से 70 वर्ष की आयु का होना चाहिए। मतलब चोल के प्रशासन में जो सदस्य नियुक्त होते थे समिति के लिए, उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, एक वेद और उसके भाष्य का ज्ञाता हो, मतलब जो भी सदस्य हो उनको वेद और भाष्य अच्छे से पता हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो। देखिए दोस्तों, ये उस समय भी जब मध्यकालीन भारत चल रहा था उस समय भी स्थिति शूद्रों की बिल्कुल मतलब बदतर थी। यहाँ पे इनके संपर्क में आने से दूषित हो जाते थे और उन्हें समिति का सदस्य नहीं माना जाता था। आप परिस्थिति समझ सकते हैं। पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव वारियम के लिए ना हुआ हो। वारियम क्या होता है? ये एक प्रकार का पद होता है, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। वह 1/4 वेली, वेली का मतलब है 1.5 एकड़, मतलब एक वेली में 6 एकड़ होगा तो 1/4 वेली का मतलब 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो तथा उसका अपना निजी आवास हो। अपराधी, चरित्रहीन, समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला न हो। देखिए, समिति के सदस्य बनने के यहाँ पर कुछ प्रमुख योग्यताओं का वर्णन किया गया। तो ये योग्यता जिसके अंदर होती थी वो समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता था। लेकिन चयन पद्धति क्या थी, उसे नियुक्त कैसे किया जाता था? तो सदस्यों का चयन एक अबोध बालक द्वारा लॉटरी, मतलब जिसे कि कुडवोले कहा जाता था, पद्धति के आधार पर किया जाता था। मतलब जितने भी सदस्य बनने की होड़ में रहते थे उनके नाम का पर्ची ऐसे रखा जाता था और उसमें एक अबोध बालक से उठवाया जाता था, जिसकी लॉटरी लगती थी, उसे सदस्य नियुक्त किया जाता था। अब सदस्य की योग्यता क्या होती थी? यहाँ पे इनकी माफ कीजिएगा, कार्यकाल क्या होता था? समिति का कार्यकाल 360 दिन का होता था। 1 वर्ष बाद उसे पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी। समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं मिला करता था। तो ये समिति के सदस्य बनने की कुछ कंडीशंस थे और उनके क्या लाभ थे, क्या फायदा था, क्या कार्य था, सब हम लोगों ने समझा है। अब यहाँ पर दिया है ग्राम प्रशासन से संबंध प्रमुख समितियां। देखिए, ग्राम प्रशासन को चलाने के लिए कुछ समिति बनाई गई थी। यहाँ पे लिखा है उदासीन वारियम। उदासीन वारियम क्या है? यह विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था होती थी। तो उदासीन वारियम, ये वारियम देखो आपने पीछे नाम देखा था ना, वारियम का मतलब वो समिति की बात है। तो उदासीन वारियम ऐसे होते थे जो विदेशी और सन्यासियों की देखरेख करते थे। तुट्ट वारियम, यह उद्यान समिति थी। इस समिति की सदस्य संख्या 12 थी। तो तुट्ट वारियम ये उद्यान समिति हुआ करती थी। पूर्ण वारियम यह स्वर्ण समिति थी। एरी वारियम यह तालाब समिति थी। यह एरियायम नामक कर वसूलती थी। इस समिति में सदस्यों की संख्या 6 हुआ करती थी। आगे दिया संवत्सर वारियम, यह वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्यों की संख्या 12 थी। इसका कार्य अन्य समितियों के कार्यों का सर्वेक्षण करना होता था। मतलब संवत्सर वारियम ये प्रमुख था, क्योंकि भाई जितने अन्य समिति हैं उनके कार्य की देखरेख करना इसका प्रमुख कार्य होता था। आगे दिया दोस्तों, सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने, उनको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा वेगार मतलब वेट्टी लेने का अधिकार था। सभा बैंक का भी कार्य कर सकती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वाले
वालों पर न्यायिक अधिकार भी प्राप्त था। इसकी न्याय समिति न्यायतार कहलाती थी। तो देखिए जो सभा गठित किया जाता था इसे लगभग हर प्रकार के अधिकार थे। टैक्स लगा सकता था, टैक्स वसूल सकता था, केंद्रीय राजकोष में जमा करता था, बैंक का भी कार्य कर सकते थे और न्यायिक अधिकार भी हुआ करता था। मध्यस्थ की बात करेंगे तो केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। मध्यस्थ क्या होते थे? वेतनभोगी कर्मचारी थे, मतलब इनको वेतन मिला करता था और ये केंद्र और गांव के बीच में मध्यस्थ का कार्य किया करते थे। इन्हीं के माध्यम से ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। आयगार केंद्र द्वारा ग्राम में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे जो कि ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण किया करते थे। देखिए मध्यस्थ कौन है? ये मुख्य रूप से जो केंद्र की योजनाएं हैं उन्हें ग्राम तक पहुंचाने का कार्य करते थे और आयगर क्या करते थे? आय व्यय का निरीक्षण क्या करते थे। मध्यस्थ एवं आयगर ही इन ग्रामीण संस्थाओं के केंद्र से समन्वय करवाते थे। तो दो प्रमुख नाम है मध्यस्थ और आयगर, ये याद रखिएगा। इनका मुख्य काम होता था केंद्र और ग्राम के बीच में सामंजस्य स्थापित करवाना। अब यहाँ पर दिया प्रमुख कर। चोल प्रशासन के समय में कौन कौन से टैक्स लिए जाते थे ये भी पता होना चाहिए। तो चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लिखित कर वेट्टी या फिर नेटाल। वेट्टी या नेटाल का मतलब बेगार एवं कदमाई, जिसका मतलब है भू राजस्व था। ठीक है, 400 से अधिक नाम मिलते हैं टैक्स के लिए, लेकिन दो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बेगार और दूसरा भू राजस्व कर। चलिए दोस्तों, कौन प्रमुख टैक्स थे इनको समझते हैं। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना है। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहां पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टैक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टैक्स दिया कदमई। कदमई को कुडीमय भी कहा जाता था, ये एक लगान हुआ करता था। कदमे का मतलब शुल्क। पडिकावल गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला चौकीदारी कर हुआ करता था। तो पडिकावल बस इतना याद रखिएगा। मनैरे ये भवन कर मतलब होम टैक्स होता था। अन्य करों में कदमे मतलब सुपारी बागानों से प्राप्त कर, पेविर मतलब तेल की घानी से प्राप्त कर, तलमिट्टी या फिर तट्टोपाट्टम स्वर्ण कार्य से प्राप्त कर, मगम्मय शिल्पकारों से प्राप्त कर, मरम जड़ी उपयोगी वृक्षों से प्राप्त कर, आजीवक कासु आजीवकों से प्राप्त कर हुआ करता था। तो मुख्य कर के बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए दक्षिण भारत की भाषा है तो थोड़ी सी अलग है, मतलब जो शब्द लिखे गए है ना, ये उत्तर भारत से थोड़े से अलग है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया माप एवं तौल या तौल माप। तो स्वर्ण तौल की इकाइयां विडेल विडगु तथा भार की इकाई कलंजू हुआ करती। देखिए स्वर्ण तौल, इसे विडेल विडगु से तौलते थे और भार के लिए कलंजू का प्रयोग किया जाता था। भूमि माप की इकाई नीलम या फिर वेली या फिर मा हुआ करता था। ये प्रश्न बनाए पेपर में कई बार कि नीलम क्या है, तो वहां पे विकल्प मिलता है कि भूमि माप की इकाई है। कुल, जिसे कि लट्ठा या फिर कली कहते थे, ये अन्य इकाइयां हुआ करती थी जिसका प्रयोग मापन में किया जाता था। अब यहाँ पर दिया चोलकाल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य। राजराज प्रथम की माता का नाम वानवन महादेवी और पिता का नाम सुंदर चोल था। देखिए राजराज प्रथम इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इनके माता का नाम वानवन देवी महादेवी और पिता का नाम सुंदर चोल था। राजराज चोल ने राजकीय अभिलेखों में आरंभ ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई। इसका मूल नाम अरिमोली वर्णम था। देखिए अरिमोली वर्णम ये राजराज का वास्तविक नाम था। कर्नाटक से मिले एक अभिलेख में इसे नारायण चोल भी कहा गया है। तो देखिए इसका नाम नारायण चोल भी है, अरिमोली वर्णम ये वास्तविक नाम है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए राजराज प्रथम ऐसा चोल शासक था जिसने सर्वप्रथम भूमि की पैमाइश 1000 ईस्वी में करवाया और भू राजस्व निर्धारित किया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र वंश के शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी। आगे दिया चोल गंगम तालाब का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोल गंगम तालाब ये भी कई बार क्वेश्चन बनाए, किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोल शासक राजेंद्र द्वितीय युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। और आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर दिया चोल काल के दौरान भू राजस्व विभाग उनके आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। कर या तो राजशाही नौकरों के द्वारा या फिर गांव के ग्रामीण अधिकारियों द्वारा दिया जाता था। देखिए टैक्स देने का काम कौन करते थे? या तो जो राजशाही नौकर थे ये देते थे, या तो गांव के अधिकारी थे ये देते थे।
चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुर्रम है ना, सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुर्रम थी। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज प्रथम ने 1010 में बनवाया था। देखिए तो बृहदेश्वर मंदिर ये भी कई बार बनता है कि किसने बनवाया था, तो ये चोल शासक राजराज प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था। ये बिंदु याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल काल में विट्टी सार्वजनिक कार्य के लिए वेगार व्यवस्था थी। चोल राजा शैव मत के संरक्षक हुआ करते थे। चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी राजा के सहायक होते थे, जो राजा के जन संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य किया करते थे। तो दोस्तों ये चोल प्रशासन के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रही। यहाँ पर हम लोगों ने चोल वंश को पूरी तरह से समाप्त कर लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूट। देखिए ये भी पूर्व मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण वंश है जो कि दक्कन में शासन किया करता था। तो दक्षिण भारत में जो प्रमुख वंश थे ये पूरा समाप्त हो गया। अब दक्कन में राष्ट्रकूटों का शासन था। तो राष्ट्रकूट कौन थे, राष्ट्रकूट की स्थापना कैसे होती है, इन सबकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं आपसे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।